सितंबर 1930 के चुनाव की प्रमुख विशेषता यह थी कि हिटलर के नेशनल सोशलिस्ट दल को इसमें अपूर्व सफलता मिली। इस चुनाव से यह स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा कि निकट भविष्य में गणतंत्र का पतन अवश्यंभावी है। किसी भी दल को बहुमत न मिलने के कारण प्रशासन राष्ट्रपति के आदेशों से 2 वर्ष तक चलता रहा। 1932 में उसे अपनी शक्ति का पुनः परीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ और जब राष्ट्रपति हिडेनबर्ग की अवधि समाप्त हुई तो रिक्त पद के लिए निर्वाचन हुए। यद्यपि हिटलर इस समय सफल नहीं हो पाया, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि उसका दल काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा है। इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव में नात्सी दल में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन नात्सी दल सबसे बड़ा दल था, अतः हिटलर को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़ा। जनवरी 1933 में हिटलर ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया और एक सम्मिलित मंत्रिमंडल बनाया, लेकिन वह लोकसभा में संपूर्ण बहुमत प्राप्त करना चाहता था। इसलिए मार्च 1933 में उसने पुनः चुनाव कराए और अपने विरोधी दल के प्रभाव को कम करने के लिए दमनकारी और हिंसात्मक उपायों का सहारा लिया। उसने अपने मंत्रिमंडल में गोरिंग नाम के व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया, जिसने साम्यवादियों की शक्ति को छिन्न भिन्न करने की योजना बनाई। साम्यवादी दल गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। प्रमुख साम्यवादी नेता गिरफ्तार कर लिए गए और इस तरह से हिटलर का उद्देश्य पूरा हुआ। 1933 के चुनावों में नात्सी दल को 647 में से 288 स्थान प्राप्त हुए। हिटलर की विजय गणतंत्र की पराजय थी। शक्ति प्राप्त करके उसने गणतंत्र का विनाश आरंभ कर दिया। गणतंत्रीय राष्ट्र ध्वज हिडेनबर्ग के आदेश से हटा दिया गया और उसके स्थान पर पुराने जर्मन साम्राज्य के झंडे और नात्सी दल के स्वास्तिक युक्त झंडे की प्रतिष्ठा हुई। उसने अपने काल में जर्मनी का नाम तृतीय साम्राज्य रखा, थर्ड एम्पायर रखा। हिटलर ने अगस्त 1934 में राष्ट्रपति पद और प्रधानमंत्री के पद को एक ही पद में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी और इस प्रकार से समस्त राज सत्ता उसके हाथों में आ गई। अब हम पढ़ेंगे हिटलर की गृह नीति के बारे में। गृह नीति में सबसे पहला उसने जो काम किया वह था सर्वसत्तावादी राज्य की स्थापना। सत्तारूढ़ होते ही हिटलर ने जर्मनी की व्यवस्था बदलना, समस्त शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित करना और अपने समस्त विरोधियों का दमन करके जर्मनी का नात्सीकरण करना आरंभ किया। उसने जिस नई व्यवस्था की स्थापना की वह सर्वसत्तावादी थी, जिसका आधार एक दल, एक नेता और उसका अनियंत्रित शासन था। हिटलर ने इसी सिद्धांत के आधार पर जर्मन राज्य की स्थापना के लिए कार्य करना आरंभ किया। हिटलर ने सबसे पहले जर्मनी के संघात्मक स्वरूप को बदलकर एकात्म रूप किया। 1933 में एक अध्यादेश द्वारा जर्मनी के सभी प्रांतीय विधानसभाओं को भंग कर दिया और नात्सी नियंत्रण के अंतर्गत उनका पुनर्गठन किया गया। प्रशा में वह स्वयं गवर्नर बना। 1934 में राइख के पुनर्निर्माण अधिनियम के द्वारा सभी प्रांतीय विधानसभाओं को समाप्त कर दिया। इस प्रकार प्रांतों में प्रतिनिधि शासन का अंत हो गया और एक केंद्रीय सरकार की सार्वभौम सत्ता स्थापित हो गई। दूसरा कार्य जो उसने किया वह अपने नात्सी दल को सर्वशक्तिमान बनाया। हिटलर ने सभी अन्य राजनीतिक दलों को समाप्त करने तथा नात्सी दल को सत्ता को स्थापित करने के लिए भी प्रयत्न किए।
साम्यवादी दल पर प्रतिबंध पूर्व में ही लगा दिया गया। निर्वाचन के बाद साम्यवादी दल के किसी भी प्रतिनिधि को लोकसभा में बैठने का अवसर नहीं मिला। 1933 में एक आदेश द्वारा साम्यवादियों की समस्त संपत्ति जब्त कर ली गई। जुलाई 1933 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स पार्टी और सेंट्रल पार्टी को भी तोड़ दिया गया। उसके सहयोगी दल नेशनलिस्ट दल को भी समाप्त कर दिया गया। 14 जुलाई 1933 को एक अध्यादेश द्वारा नाज़ी दल को जर्मनी का एकमात्र राजनीतिक दल माना गया और किसी अन्य दल का गठन राजद्रोह की श्रेणी में आ गया। तीसरा है स्वायत्त संस्थाओं पर नियंत्रण। जर्मनी में स्वायत्त शासी संस्थाओं पर भी नाज़ी केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था। नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और ग्राम परिषदों के अध्यक्षों की नियुक्ति भी केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाने लगी। इन संस्थाओं के सदस्यों को भी स्थानीय नाज़ी नेताओं की सहमति से मनोनीत किया जाता था। इस प्रकार स्वशासी संस्थाएं केवल एकमात्र दिखावा रह गई। चौथी नीति थी नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक। हिटलर ने सर्वसत्तावादी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से सभी तरह की नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली। प्रेस, रेडियो, सिनेमा, स्कूल, विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता नष्ट कर दी। विचारों की अभिव्यक्ति और समस्त प्रकार के आर्थिक और सामाजिक कार्यों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण लगा दिया। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना कारण बताए अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था। जनता पर आतंक जमाने के लिए अनेक प्रकार के कठोर उपाय काम में लिए जाते थे। जिन पर संदेह किया जाता उनके लिए विशेष प्रकार के कामगार कैंप बनाए गए, जहां उन्हें यातनाएं दी जाती थीं। इस कार्य को गेस्टापो नाम के विशेष पुलिस संगठन द्वारा किया जाता। वास्तव में हिटलर और उनके सहयोगी आतंक द्वारा अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते थे। नाज़ी सर्वसत्तावादी राज्य की कल्पना में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था, अतः उसके कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं थे। पांचवा जो नीति थी वह थी श्रमिकों का एकीकरण। उसने जर्मनी के मजदूर संगठनों की स्वतंत्र शक्ति को भी नष्ट करने के उपाय किए। मजदूरों के यूनियन मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रभाव में होने के कारण वे तोड़ दिए गए, उनकी संपत्ति छीन ली गई और सब मजदूरों के लिए एक यूनियन बना दी, जिसका अध्यक्ष एक अत्यंत कठोर नाज़ी नेता था। श्रमिकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करने का आश्वासन दिया, जो कि सिर्फ एक दिखावा था। इन सभी श्रमिक संघों का जर्मन श्रमिक मोर्चे में विलय कर दिया गया, जिसमें श्रमिकों और मालिकों के हितों के सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। हड़ताल और तालाबंदी को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। हिटलर के इस प्रयास से जहां उत्पादन में वृद्धि हुई, वहीं श्रमिक वर्ग भी अनुशासित हुआ। छठा जो उसने काम किया वह था नाज़ी दल की शुद्धि। हिटलर अपने विरोधियों को सहन नहीं कर सकता था और इसी कारण उसने नागरिक स्वतंत्रताओं का अंत कर दिया। जिन व्यक्तियों पर विरोधी होने की आशंका होती, उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता। नाज़ी दल में भी कुछ ऐसे लोग थे जो उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं थे। इसमें भूरी कुर्ती वाले सैन्य दल का अध्यक्ष अर्नेस्ट रोमा भी प्रमुख था। हिटलर अपने दल के अंदर मतभेद और विरोध को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रोमा पर हिटलर की हत्या करने और नाज़ी व्यवस्था को बलपूर्वक नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचने का दोष लगाया और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। सैकड़ों सैनिकों जिन पर रोया समर्थक होने की आशंका थी, मृत्युदंड दिया गया। हिटलर का यह दल शोधन अभियान 3 दिन तक चलता रहा और उसमें सैकड़ों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा गया। इससे संपूर्ण जनता आतंकित हो गई और भविष्य में कोई भी व्यक्ति उसकी सत्ता का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। 7वीं नीति थी यहूदी विरोधी नीति। विशुद्ध प्रजातीयता पर नाज़ी लोग बहुत जोर देते थे। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मानव संस्कृति में जितनी भी प्रगति की है, उसकी आधारशिला आर्यों ने तैयार की। उसने यह भी प्रचार किया कि जर्मन प्रजाति विशुद्ध आर्य है और रक्त की शुद्धता ही राष्ट्रीयता का मूल लक्षण है। केवल वे ही लोग जर्मन
जर्मनी के नागरिक हो सकते हैं जिनकी नसों में विशुद्ध आर्य रक्त बहता है। जर्मन प्रजाति अन्य सभी प्रजातियों से श्रेष्ठ है, अतः उन्हें अन्य प्रजातियों पर शासन करने का अधिकार है। नाज़ी सरकार ने अप्रैल 1933 में कानून द्वारा सभी यहूदियों को सरकारी और अर्ध सरकारी सेवाओं से हटा दिया। यहूदी व्यापारियों और उद्योगपतियों का बहिष्कार किया और उन्हें बंदी बनाकर यातनाएं दी जाने लगी। सितंबर 1935 में कुछ और यहूदी विरोधी कानून बनाए जिन्हें न्यूरम्बर्ग कानून के नाम से जाना जाता है। सभी यहूदियों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया। 1936-37 में लगभग 1 लाख यहूदी जर्मनी छोड़कर बाहर चले गए। 8वीं नीति है उसकी कैथोलिक्स के प्रति। यद्यपि हिटलर कैथोलिक वातावरण में पला बड़ा था, लेकिन वह व्यक्तिगत रूप से कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता था। उसका विचार था कि इन संगठनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। उसने 1933 में पोप से एक धर्म संधि भी की थी, लेकिन शीघ्र ही दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए। नाज़ी सरकार ने कैथोलिक एक्शन नामक संस्था, कैथोलिक युवक आंदोलन और कैथोलिक समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए और कैथोलिक शिक्षण संस्थाओं पर भी सरकारी नियंत्रण स्थापित किया। 1935 में अनेक कैथोलिक भिक्षुओं और भिक्षुणियों को जर्मनी से बाहर अवैध रूप से धन भेजने की आरोप लगाकर उन्हें कैद कर लिया गया। 1938 में अनेक कैथोलिक गिरजाघरों में आग लगा दी गई और यह प्रचारित किया कि नाज़ियों के राज्य की कल्पना में व्यक्ति को केवल एक ही भक्ति हो सकती है और वह है राज्य के प्रति भक्ति। अब हम आते हैं उसकी शिक्षा नीति पर। हिटलर ने शिक्षा पद्धति को भी नाज़ी सिद्धांतों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। उसकी शिक्षा का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था करना था जिसमें नवयुवक राष्ट्रीय समाजवाद की भावना को आत्मसात कर राष्ट्र के योग्य बन सके। प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक जर्मन विद्यार्थियों को जर्मन प्रजाति की सर्वश्रेष्ठता, उग्र राष्ट्रीयता, सैनिक भावना, अनुशासन, आज्ञाकारिता, चारित्रिक दृढ़ता और हृष्ट पुष्ट शरीर गठन का पाठ पढ़ाया जाता था। इस प्रकार शिक्षा द्वारा जर्मनी के बच्चों में उत्कृष्ट प्रजातीयता के भाव भरे जाने लगे और जर्मन जीवन का आदर्श बन गया था एक प्रजाति, एक भाषा, एक संस्कृति और एक नेता। जर्मनी के सांस्कृतिक जीवन के सभी अंगों अर्थात साहित्य, समाचार पत्र, ललित कलाएं, सिनेमा, रेडियो को नाज़ी आदर्शों के अनुसार संचालित करने के उद्देश्य से एक साम्राज्य संस्कृति मंडल की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर गोबेल्स को बनाया गया। सांस्कृतिक मंडल के माध्यम से पुस्तकों, समाचार पत्रों, सिनेमा आदि पर कठोर सेंसर लागू कर दिया गया। नाज़ी विरोधी पुस्तकों और पत्रिकाओं को जला दिया गया। इससे जर्मनी के सांस्कृतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और अंत में हम पढ़ते हैं उसकी आर्थिक नीति के बारे में। हिटलर ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही जर्मनी को आर्थिक समृद्धि प्रदान करने का भी वचन दिया था। आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कारण जनजीवन त्रस्त था। साधारण मनुष्य के लिए समृद्धि का केवल एक ही अर्थ था कि उसे काम मिले। हिटलर राज्य के आर्थिक तंत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर देश को पुनः समृद्ध बनाना चाहता था, किंतु उसने एकाएक राजकीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को विश्वास में लेकर उनसे विचार विमर्श किया तथा उनके उद्योगों में अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिटलर ने सबसे पहले बेकारी दूर करने का प्रयास किया। नाज़ी सरकार ने लेबर कैंप खोले, दलीय संगठन का विस्तार किया, स्त्रियों को घरेलू कार्य तक ही सीमित रखा, मजदूरों के काम के घंटों में कमी की ताकि अन्य मजदूरों को भी काम प्राप्त हो सके, सेना में वृद्धि की,
यहूदियों, साम्यवादियों और अन्य अवांछनीय लोगों को देश से निकाला और उनके द्वारा रिक्त किए स्थानों पर हजारों व्यक्तियों को रोजगार दिया। उसके इन प्रयासों से लगभग 20 लाख बेकारों को काम मिला। शेष बेकार लोगों के लिए कृषि, व्यापार, उद्योग, परिवहन, श्रम आदि विभागों में व्यवस्था की गई। इस प्रकार नाज़ी सरकार ने व्यापार, उद्योग और कृषि पर नियंत्रण स्थापित करके देश को आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाने और उसे समृद्ध बनाने का प्रयास किया। उसने सार्वजनिक निर्माण के कार्य आरंभ किए तथा शस्त्रीकरण का कार्य भी शुरू किया। आर्थिक विकास के लिए एक 4 वर्षीय योजना पर कार्य आरंभ किया, जिसमें नए उद्योगों तथा निर्माण कार्यों पर अधिक से अधिक लोगों को काम पर रखा गया। 1937 के अंत तक जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या न्यूनतम रह गई। उसके समय में औद्योगिक उत्पादन लगभग दुगना हो गया और विदेश व्यापार में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर नाज़ियों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। उसकी नीति व्यावहारिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप थी।